आज शायरी नहीं है मनीष? अच्छा, न्यू ईयर है भाई, कैसी बातें कर रहा है? हाँ, कल लेके आएगा क्या? मतलब तुझे कान कान में से खून तो निकालना ही है, ये नहीं बोल पा रहा है कि नहीं मैम, आई वॉन्ट यू टू लिव सेफली एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। फाइनली वी गॉट सपोलो की रानी, देखना। गुड गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। हेलो, क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी 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 गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। सारे बच्चों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। नए साल में बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, नए साल में तो पहली बार मुलाकात हो रही है। आज का डेट है 7 जनवरी 2025। माय गॉड्स, अर्जुना नी 2025 में 2025 आ गया है। लॉन्ग टाइम नो सी बेटा। यस, हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या बेटा आप लोगों ने रेजोल्यूशन बनाया है जो आपका बेटा 7 तारीख तक आते आते टूट चुका है? जैसे मनीष ने रेजोल्यूशन बनाया था कि अब नो मोर टॉक्सिक शायरी, देखो ब्रेक कर दिया उसने, कल ही सुनाएगा अभी वो। तो तुम लोगों ने ऐसे कौन से रेजोल्यूशंस बनाए हैं बेटा जो तुम बहुत जल्द तोड़ने वाले हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार। पानी भिजवा देना मनीष। हाँ, तो क्या बोल रहा था? कुछ भी भिजवा दे यार, ठीक है। हाँ देखो, पता नहीं, मुझे नहीं पता रेजोल्यूशंस का। मैं तो तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि न्यू ईयर है बोल के रेजोल्यूशन बनाने का है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैंने तो बोला ही था तुम्हें, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, एवरीडे की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम हर दिन कुछ रेजोल्यूशन बनाएं। हर दिन के रेजोल्यूशन या वीकली रेजोल्यूशन होने चाहिए। उसका मतलब है कि वीकली टारगेट्स होने चाहिए या डेली टारगेट्स होने चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, है ना, 3:30 बजे अलार्म लगाऊंगा, 3:30 बजे का। और फिर बेटा अलार्म देखते ही इतनी मौत आ रही है कि मैंने किस मुहूर्त में ये चीज प्रॉमिस की थी, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए इसी बात पे बेटा, यस बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पे बेटा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। टू नॉट ओवर थिंक, गुस्सा नहीं करेंगे। कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया है मैम। हाँ, एक्सरसाइज डेली करेंगे मैम। चलो ठीक है, 700 से ऊपर नंबर लेके आएंगे। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया पढ़ाई करिए। देखिए कोटा में इवेंट था अभी, कितने तारीख को? 5 तारीख को बेटा। तो कोटा में इवेंट में कई सारे सपोलों से हम मिले, लेकिन काफी कम सपोलों से मिल पाई क्योंकि बेटा इतने सपोले थे बेटा, हर जगह से आए थे कि सबसे मुलाकात हो नहीं पाई। मन तो यही होता है बेटा कि आप सबसे हम इंडिविजुअली हाथ मिलाएं, सबको हग करें, है ना। और बता भी नहीं सकती कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है जब आप लोग हमसे, वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है बेटा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं, कब बच्चे मिलने के लिए इतनी देर से वेट कर रहे हैं। तो मुझे ज्यादा घबराहट होती है, मुझे ऐसा लगता है यार बच्चे बेचारे कब से वेट कर रहे हैं, खड़े हैं, है ना। तो पर जब भी मिलते हैं आप लोगों से, और सबसे बेटा एक्चुअली इतने आप लोग प्यारे हैं, इतना आप लोगों का प्यार है कि आप लोग वो इंतजार करते हैं। और सबसे इंडिविजुअली बेटा प्रैक्टिकली मिलना पॉसिबल हो भी नहीं पाता है जितना भी हम ट्राई करें, है ना। लेकिन बहुत खुशी होती है जब भी आप लोगों से मिलते हैं, है ना। स्क्रीन के इस पार और स्क्रीन के उस पार बड़ी अलग एक अच्छी फीलिंग होती है। हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक है ना, थैंक यू। और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। चलिए हाँ हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे के लिए भी थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट कब लेके आओगे? 2026 में? 2026 में तो आप मिलोगे ही बेटा जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं तो कभी कैसे ऐसे भी मिल जाओ तो बेटा हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट भी ले आना। हाँ, हैप्पी बर्थडे तो बेटा काफी हैप्पी हुआ मेरा, है ना। चलिए अब इसी बात के साथ में बेटा देखो, मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप लक्ष्य में आने वाले हैं। जनवरी स्टार्ट हो गया है, सिलेबस तो खत्म ही हो गया है बेटा। ये तो बस आपकी आखिरी क्लास कुछ चल रही है, इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसके बाद तो क्लास खत्म हो गया है। तो मतलब सिलेबस तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है ना। तो अब आप बस एक ही लक्ष्य बनाइए कि लक्ष्य बैच में जब आप आए तो अर्जुना को वाइंड अप करके आए बेटा, अर्जुना के बोझ तले दबे ना आए। ये तो हम आपको बोलते हुए आ रहे हैं डे 1 से,
तो जो भी टाइम आपको गैप मिलेगा या क्लास भी जब खत्म हो जाएगी तो कृपया करके बेटा अपने पूरे अर्जुना की जो सिलेबस है उसको थोड़ा थोड़ा तैयार करके रिवाइज करके ही 12वीं में आए, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। आप तो देख ही रहे हैं बेटा, अभी तो आप छोटे छोटे पिद्दू से सपोले थे, अब आप लक्ष्य में आ जाएंगे और अगले साल आप नीट का एग्जाम देंगे। और ये साल आपका इतनी तेजी के साथ जाएगा ना बेटा, आप मेरी बात मानो, ये साल बहुत जल्दी से जाएगा जब आप लक्ष्य में आओगे, क्योंकि फिर आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स देने होते हैं, आपको फाइलें बनवानी होती है ना, फिर आपको बोर्ड्स के लिए भी अलग आपको लगता है कि कुछ करना है हमें, फिर आपको नीट भी साथ के साथ देना है, हमें 11th भी रिवाइज करना है, टेस्ट भी देने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको बेटा इस साल मिलेंगी। तो ये जो महीने हैं ना, बिल्कुल लक्ष्य साथ होने से पहले ये बड़े क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। थोड़ा अगर आप चाहते हो 12वीं में बोझ कम के साथ जाओ तो ये सारे महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके जाओ, ठीक है ना। चलिए इसी बात के साथ में बेटा हम सेकंड लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का, ये लेक्चर 7, ये है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 7। और बेटा हम आज पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में न्यूक्लिक एसिड्स बेटा पढ़ा था, तो फॉर बेटा सेकंड लास्ट टाइम हम चलाने जा रहे हैं समाप्ति एक्सप्रेस। कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और बेटा सवार हो लिया जाए समाप्ति एक्सप्रेस पे। यस एवरीबॉडी, चलिए यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो तुरंत रिवाइज करते हैं, हमने न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स पार्ट 1 पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड्स में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे बेटा, वो स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए होंगे, वापस से बना नहीं रही हूं। जैसे आपने प्यूरीन्स पढ़े, एडेनिन एंड ग्वानिन, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। फिर अगर आपको केमिकल नेम पता होगा तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे एडेनिन को बोला जाता है 6 अमाइनो प्यूरीन, या यूरासिल को बोला जाता है 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। तो अगर आपको एक पायरिमिडीन प्यूरीन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप सारे स्ट्रक्चर्स बेटा आसानी से बना सकते हो। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एटलीस्ट उन स्ट्रक्चर्स को तो देख के जाओ। हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर के अंदर। आपके डीएनए के अंदर बेटा प्यूरीन्स में एडेनिन ग्वानिन दोनों हैं, और आपके बेटा आरएनए में भी एडेनिन ग्वानिन दोनों होते हैं। लेकिन पायरिमिडीन्स में डीएनए के अंदर होता है बेटा साइटोसिन एंड थाइमीन, और आरएनए के अंदर होता है बेटा आपके पास इंस्टेड ऑफ थाइमीन आरएनए के पास होता है यूरासिल के अलावा होता है साइटोसिन, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि जो डीएनए होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। इसमें होता है बेटा एक शुगर, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक होता है बेटा शुगर, एक होता है शुगर के साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट, और फॉस्फेट शुगर के साथ एक और चीज जुड़ी होती है बेटा नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा, डीएनए या आरएनए, ठीक है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, याद है ना। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है वो अपने फॉस्फेट के साथ बनाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे कहा था सिर्फ अगर आप शुगर और नाइट्रोजनस बेस को देखोगे, फॉस्फेट हटा दोगे तो वो होता है एक न्यूक्लियोसाइड। और बेटा मैंने आपसे कहा था जैसे एडेनिन जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस का नाम है, लेकिन एडिनोसिन अगर आप बोल रहे हो तो उसका मतलब है आप एक न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हो, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब है नाइट्रोजनस बेस के साथ में शुगर जुड़ा हुआ है, तो एडिनोसिन नाम हो जाएगा। जब आप बोलते हो एडिनाइलिक एसिड तो आपने उसके साथ फॉस्फेट जोड़ दिया, तो एक न्यूक्लियोटाइड की आप बात कर रहे हो। वैसे ही जब आपने ग्वानिन बोला तो नाइट्रोजनस बेस है, ग्वानोसिन बोला तो उसके साथ शुगर जुड़ चुका है, वो एक न्यूक्लियोसाइड है ग्वानोसिन। ग्वानाइलिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड। वैसे ही यूरासिल, फिर यूरिडीन और यूरिडिलिक एसिड, साइटोसिन, साइटिडीन और साइटिडिलिक एसिड, थाइमीन, थाइमिडीन और थाइमिडिलिक एसिड। जुबान टूट गई बेटा मेरी, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। आपने इस तरीके से ये सारी चीजें पढ़ी बेटा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद आपने पढ़ा कि वैसे तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उस दिन आपने बेटा एक चीज सीखा कि जो जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल ऐसे नहीं होता बेटा, वो डबल हेलिकल होता है लेकिन एक एक्सिस के ऊपर वो हेलिकल होता है। एक कॉमन एक्सिस पर दोनों स्ट्रैंड्स हेलिकल होती है, बट दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होती है। तो आपने उस दिन एक नई चीज सीखी थी कि डीएनए कभी भी ऐसा नहीं होता, बल्कि डीएनए होता है ऐसा,
डीएनए होता है ऐसा, आपस में एंटी पैरेलल, ठीक है ना। फिर मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। एंजाइम्स मतलब कि ऐसे बेटा कैटलिस्ट जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन अनकैटलाइज्ड एंजाइम के बिना नहीं होती है। बहुत सारे रीजंस है इसके मैम। बॉडी के बाहर भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं जिन्हें बेटा बोला जाता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम में क्या फर्क होता है? बॉडी के अंदर जो है वो एंजाइम्स, बॉडी के बाहर जो यूज होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट उतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, इसका मतलब होता है मैं मल्टीपल रिएक्शन में सेम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, वो एक जो उनका फिक्स सबस्ट्रेट है बेटा उसी पर एक्ट करते हैं और उसी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैम जो एंजाइम्स होते हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं। अगर आप उनको बहुत लो टेम्परेचर दोगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, बहुत हाई टेम्परेचर दो तो डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो बेटा हाई टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, ठीक है ना। अगर आप एफिशिएंसी देखोगे तो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनका रेट ऑफ कन्वर्जन जो होता है प्रोडक्ट में वो ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। मैंने आपको एक रिएक्शन का भी एग्जांपल दिया था कि H2O प्लस CO2 जो H2CO3 बन रहा है बिना एंजाइम के भी बन सकता है। बिना एंजाइम के बनता है बेटा 200 H2CO3 1 घंटे में। लेकिन जैसे ही आपने एक एंजाइम यूज किया कार्बोनिक एनहाइड्रेस विच इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन योर बॉडी, क्या हुआ मेरे सबोलो बताइए, क्या हुआ? रेट ऑफ कन्वर्जन कितना ज्यादा हो गया, एफिशिएंसी क्या हो गई बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो गया? 6 लाख H2CO3 फॉर्म्ड पर सेकेंड। कितने टाइम ज्यादा बेटा प्रोडक्ट बना, इसीलिए तो आप एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हो। लेकिन एंजाइम्स काम कैसे करती है मैम? तो मैंने आपको बेटा एक चीज समझाई थी। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम भी मैंने आपको बताई थी। एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट्स होते हैं, एक्टिव साइट्स पे आके बेटा सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो इवेंचुअली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं अनयूज होते हैं एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। यस, फिर मैंने आपसे कहा था कि एंजाइम्स में बेटा ऐसे होती है एक्टिव साइट से, मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा, एंजाइम्स में ऐसे होती है बेटा एक्टिव साइट्स। अब एक्टिव साइट्स के से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपके प्यारे प्यारे बेटा सबस्ट्रेट। ये हो गया एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को पता है कि मुझे इस एक्टिव साइट में जाके बैठना है, तो बेटा एंजाइम के करीब आता है सबस्ट्रेट उससे बाइंड करने के लिए। और जब उसके करीब आता है ना बेटा तो एंजाइम के एक्टिव साइट्स जो है ना वो और थोड़े से मॉडिफाई होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो दो लोगों की अरेंज मैरिज हुई, ठीक है ना, वैसे तो चलो बात कर ली उन्होंने, शादी हो गई उनकी, लेकिन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी और ज्यादा अच्छी हो तो मान लो किसी एक बंदे ने थोड़ा और एडजस्टमेंट करा, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करा ताकि दोनों के बीच में ज्यादा अच्छे से कंपैटिबिलिटी हो जाए। वैसे यहाँ पे क्या होता है ना, सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आया, कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन एंजाइम के एक्टिव साइड में थोड़े और मॉडिफिकेशन होते हैं सो दैट ये सबस्ट्रेट और टाइटली फिट हो सके। जब ये टाइटली फिट हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, जैसा सबस्ट्रेट होगा प्रोडक्ट उसके अनुसार ही तो होगा ना बेटा। अगर H2O और CO2 को कंबाइन किया तो H2CO3 बनेगा, BaSO4 तो नहीं बनेगा ना बेटा। यानी कि सबस्ट्रेट का ही कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है। जैसे कि मुझे क्ले दिया गया है, क्ले मेरा सबस्ट्रेट है, मुझे क्ले को कन्वर्ट करना है, मान लो मुझे एक सपोला बनाना है, तो बेटा मैं एक बार में जादू की छड़ी से तो सपोला नहीं बना दूंगी, धीरे धीरे उसकी पूंछ बनाऊंगी, फिर उसका फन बनाऊंगी, फिर उसकी जीभ बनाऊंगी, समझ रहे हो ना बेटा। तो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा ना, मतलब कि सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, बट वो एक बार में कन्वर्ट नहीं होता है। सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, एंजाइम उसको तोड़ रहा है, धीरे धीरे करके उसे कन्वर्ट करेगा। इस दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे बना तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट्स बनते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट्स इंटरमीडिएट स्टेजेस जो होते हैं बेटा, ओब्लिगेटरी स्टेज होता है, मतलब कि कंपलसरी स्टेज है, बनेगा ही बनेगा, पर ये स्टेबल नहीं होता बेटा, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर स्टेबल हो गया फिर तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना बेटा। तो ये स्टेजेस बनते ही बनते हैं, बट ये बेटा टेम्पररी स्टेजेस होते हैं। किसी किसी के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेज भी हो सकता है, किसी किसी के लिए दो भी हो सकता है, किसी किसी के लिए मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट ये बनेंगे ही बनेंगे, अनस्टेबल होते हैं और फाइनली बेटा प्रोडक्ट अलग हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। बट मैम ये जो आपने बताया पूरा प्रोसेस कि यार इतनी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, बॉडी में हर रिएक्शन जो है एंजाइम कैटलाइज्ड है, ये करते कैसे हैं ये काम, आपके एनर्जी को सेव कैसे करते हैं, अब हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। भला बताओ, यस एवरीबॉडी बताओ। ओए पढ़ लो भाई पढ़ लो। चलो डन 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 डन, यस
करे फिर आगे बेटा कंटिन्यू। बेटा जब कोई नीट के रिगार्डिंग आपको अपडेट देनी होगी तब आपको अपडेट देंगे, काहे तुम बेटा बेफालतू की सपोलागिरी कर रहे हो भाई, पढ़ लो बेटा, है ना। एक बात बताओ बेटा, तुम तो बड़े आए, नीट ना, ये जितने बच्चे लिखते हैं ना, अरे नीट 2 फेज में होगा क्या, अरे मैम 1 फेज में होगा क्या, बेटा तेरा क्या होगा तू बता, चाहे 2 फेज में हो चाहे 1 फेज में हो, तेरा क्या होगा बेटा। तू तो वही करके आएगा ना बेटा जो यहाँ कर रहा है। हाँ, तेरे मार्क्स में कोई बदलाव आएगा ये बता। तू यहाँ पे भी 5 नंबर लेके आएगा, वहां पे हो सकता है 6 नंबर ले आए, ठीक है ना। 2 फेज में होगा 1 फेज में होगा, पर मेरे तो 6 नंबर आएंगे, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। चलो इधर देखो, तो हम करने वाले हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एक्टिवेशन एनर्जी हमने ग्राफ नहीं बनाया था ना अभी, ये तुम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, तो फटाफट से बेटा टॉपिक कवर करते हैं, आइए चलो लिखते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोला जाता है शॉर्ट में, EA। देखो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है जिसे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। चलो लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी को EA से रिप्रेजेंट किया, हम लिखते हैं द एनर्जी required by the substrate to form a transition state and eventually convert into product and eventually convert into प्रोडक्ट। देखो ग्राफ से समझो, केमिकल काइनेटिक्स में भी ये वाला ग्राफ पढ़ोगे, तो एक ग्राफ बनाते हैं बेटा बढ़िया सा सुंदर सा, ठीक है ना। फिजिक्स वाला ग्राफ तो है नहीं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अरे सपोलो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ। अरे यार एक तो बेटा ये ना, एक बार में काहे नहीं बनते हो भाई। देखो अब तो ये हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। समझाते हैं इस चीज को, हम कहते हैं एंजाइम कैसे काम करते हैं बेटा। एंजाइम एक्चुअली फंक्शंस बाय, यहां मैंने लिखा भी नहीं है, एक चीज लिखनी थी, एंजाइम्स वर्क्स बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम फंक्शंस बाय lowering down the activation energy, lowering down the EA। एंजाइम काम कैसे करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। होती क्या है अभी आपको समझा रही हूं बेटा, होती क्या है अभी आपको समझा रही हूं बेटा। देखो मान लो कि सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल यहां पर, सबस्ट्रेट की जो पोटेंशियल एनर्जी हमने दिखाई हुई है, सबस्ट्रेट यहां पर है, व्हाइट से बनाती हूं यार, है ना। मान लो सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल यहां है, ठीक है ना। मैं कहती हूं अब पहले ग्राफ को देख लो, मान लो प्रोडक्ट यहां, प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल ये दिखा दी, दिस इज द प्रोडक्ट। दोनों एक ही साथ दिखा देते हैं और एक दिखाते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो, देखो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है या इंटरमीडिएट स्टेज होता है, यहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट,
और नीचे ग्रीन वाले में भी एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाती हूं, ये भी है ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट जो कंपलसरी होता है, जो बनता ही बनता है बट ज्यादा स्टेबल नहीं होता। बेटा देखो, एक रिएक्शन मैंने एक ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है जहां सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में, देखो दोनों ही केस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखो या देखो ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया हुआ है या ये जो व्हाइट वाला मैंने बनाया हुआ है, दोनों के केस में आपको दिख रहा है सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही है, लेकिन यहां मैंने दिखाया व्हाइट वाले ग्राफ में कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये जो एनर्जी चाहिए ना इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए, यहां से लेके यहां तक, ये होती है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट सो दैट बेटा वो एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच पाए और इवेंचुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। विदाउट अगर तुम एंजाइम देखोगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट को जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है बेटा, यहां से लेके यहां तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अरे भाई, और ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा तो इवेंचुअली आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको इतनी एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो उसको तब भी चाहिए बेटा जब आप एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि ग्रीन वाला ग्राफ। पर मैम ये एनर्जी कितनी कम है, एक बारी आप देखिए, जब आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई, सबस्ट्रेट को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये कितनी कम हो गई जब आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया। इसीलिए हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट को एनर्जी तो हमेशा ही चाहिए बेटा। सबस्ट्रेट को मैम सुधांशु सर ने पढ़ाया था कैटलिस्ट में, हाँ अच्छा ठीक है। देखो तो बेटा मैंने क्या कहा, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जब आपके सबस्ट्रेट को आपको एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बनाए, इंटरमीडिएट स्टेट बनाए और अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। भाइयों और बहनों, सपोलो सुनो, सपोलियों और सपोलो सुनो, इसी एनर्जी को तुमने एक्टिवेशन एनर्जी बोला, सबस्ट्रेट को जो दिया तुमने, लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें एंजाइम के बिना और एंजाइम के साथ दोनों के केस में चाहिए ही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब तुम एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करते तो कितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी था, जब तुमने एंजाइम का इस्तेमाल किया तो इतनी कम एक्टिवेशन एनर्जी थी। इसीलिए हम कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। क्या है भाई ये? एंजाइम की वर्किंग को ये एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम फंक्शंस बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम फंक्शंस बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, उस तरीके से ये काम करता है। अब बेटा जरूरी नहीं है कि ग्राफ ऐसा ही तुम्हें दिखे, मतलब कि ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को शो कर रहा है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, बताओ। इट्स अ ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पता करते हो? एनर्जी स्टेट चेक कर लो यार, एनर्जी स्टेट चेक कर लो। क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ट्रू या फॉल्स बताओ। सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल देखो, मान लो हाइपोथेटिकली ये 100 पे है, प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेट देखो ना नीचे की तरफ है, मान लो ये 50 पे है। ये सबस्ट्रेट हाई एनर्जी लेवल पे है, प्रोडक्ट लो एनर्जी लेवल पे है, तो बेटा some energy is released out, तो this is exothermic reaction, very clearly this is exothermic reaction। लेकिन अगर यही ग्राफ तुम्हारा बेटा ऐसा बना होता ना कि सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल ये है और प्रोडक्ट की यहाँ है, तो प्रोडक्ट की हाई एनर्जी स्टेट होती और सबस्ट्रेट की लो एनर्जी होती, तो फिर क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने दोनों ग्राफ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं बेटा केमिस्ट्री नहीं बना रही हूँ, मुझे सिर्फ जूलॉजी पढ़ाने का पैसा मिलता है, ठीक है ना। हाँ वो तो बेटा मैं तुम्हें सुना देती हूँ गाने, वो अलग बात है। चलो, इतने दिन लाइव क्लास नहीं हुई मैम फाइनली। लेकिन बेटा पूरे बायोमोलिक्यूल में मैंने तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाई है, ऐसा लगता है ना मैम? लग रहा है केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, ठीक है ना। एक आती थी, एक शो आता था सास बहू और साजिश, बहुत पहले, तो उसी में बोलती थी वो औरत जो थी, जो सारे खबर देती थी, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। चलो सुनो, देखो तो बेटा ये समझ में आ गया तुम लोगों को, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही बनेगा, मैंडेटरी है। इंटरमीडिएट स्टेट एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है सबस्ट्रेट को रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज्यादा है, विद एंजाइम कम है, ठीक है ना। इसीलिए आप एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। चलिए
अब बेटा आगे हम बढ़ते हैं, एंजाइम्स की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैम देखो एंजाइम्स की फंक्शनिंग समझ में आ गई, ये प्रोटीन होते हैं समझ में आ गया, ये कैसे काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके समझ में आ गया। बट मैम इनको कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जो इनके काम करने को अफेक्ट करते होंगे। एब्सोल्युटली बेटा, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंड इनहिबिटर्स, ये सारे फैक्टर्स जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं बेटा क्या, अच्छा पहले एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो है ना बेटा, इसको थोड़ा सा रीड करवाती हूँ। ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो है पहले एनसीईआरटी का थोड़ा सा ही रीड करवाती हूँ। मेरे पास आई थिंक न्यू एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट है, इसको एक बार आप देखो। ये भी बेटा एक कौन सा रिएक्शन दिखाया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ट्रांजिशन स्टेट दिखाया हुआ है। अब आप इसको एक बार देखिए। The y-axis represents the potential energy and the x-axis represents the progress of the structural transformation of the states through the transition state. Reaction कैसे progress हो रहा है transition states के through, ये x-axis में दिखाया हुआ है। You will notice two things बेटा, ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है बेटा। You will notice nothing, I will make you notice बेटा, ठीक है ना। You will तो notice nothing है ना, तो यू विल नोटिस बेटा टू थिंग्स। देखो क्या, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। एक तो तुमने ये एनर्जी डिफरेंस को देखा जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आप बोलते हैं, है ना। इफ प्रोडक्ट इज एट लोअर एनर्जी स्टेट देन सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। One need not supply energy by heating in order to form the product. However, if it is an exothermic reaction or a spontaneous reaction or an endothermic reaction और एनर्जी रिक्वायरिंग, अरे भाई समझ में आ गया, और ये और ये और ये, ठीक है ना। तो बोला कि यार ठीक है, अगर बोला कि प्रोडक्ट लोअर एनर्जी स्टेट पे है जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, तो बोला कि वन नीड नॉट टू सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, आपको हीट करके एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, दोनों केसेस में सबस्ट्रेट हैज टू गो थ्रू मच हायर एनर्जी स्टेट जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आपको एक हाई एनर्जी स्टेट पे तो जाना ही है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, उसे बोला जाता है बेटा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। यही एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। इसी एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा ये कम करता है ताकि सबस्ट्रेट का कन्वर्जन जो प्रोडक्ट में होता है वो बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है जी। अब बेटा करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, तो मैं तुम्हें बता चुकी थी, ये स्लाइड क्यों है वापस। अब करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। बहुत इजी है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और क्वेश्चंस आए हुए हैं इनहिबिटर वाले पार्ट से, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। आप अभी जब पीवाईक्यूज करोगे तो आप खुद ही समझोगे कि इनहिबिशन वाले पार्ट से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर और पीएच, फिर पढ़ेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, फिर पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, ठीक है ना। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। जैसे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटी या फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स स्टडीज, कौन कौन से फैक्टर्स? नंबर 1 इंस्टाग्राम, नंबर 2 यूट्यूब, नंबर 3 आलस, नंबर 3 नींद, नंबर 4 कामचोरी, ठीक है ना। ये सारे फैक्टर्स तुम्हारी एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? नींद आ रही है मैम, एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी। मौत आ रही है मैम, एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी। सोशल मीडिया चल रहा है मैम, एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है ना। मेहनत, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। फोकस, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। रेगुलरिटी, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। डिसिप्लिन, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई भी फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में इंपैक्ट कर सकता है मेरे प्यारे सपोलो। टेम्परेचर के लिए हम क्या पढ़ते हैं बेटा? यस सुनो, खैर अभी तो सर्दियों में बेटा जो तुम्हारे को नींद आ रही होगी मैं समझ सकती हूँ। अभी बेटा मेरी क्लास लेते लेते कुछ लोग बेटा हो सकता है रजाई में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। पता चला रजाई ओढ़ के बेटा लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स तो गया भाड़ में, पीडीएफ देख लूंगा, है ना। कई बच्चे ऐसे क्लास कर रहे होंगे अभी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, और कई बच्चे ऐसे क्लास कर रहे होंगे, ठीक है ना। वो तो तुम जानो बेटा,
कई बच्चों को बीच बीच में जब मैम अचानक अचानक एक्टिव हो जाती है ना एकदम, जब और बताओ सब बोला आर्मी, तो बच्चे ऐसे अचानक चमक जाते हैं। बच्चों की नींद बेटा सॉरी डिस्टर्ब हो जाती है मेरे आवाज से, मेरे शोर से, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर देती हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो बेटा एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि पीएच। देखो कोई भी एंजाइम्स जो होते हैं बेटा फंक्शन करते हैं, सबसे बेहतरीन सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी उनको दिखती है बेटा, हाँ सबसे, मी मत करो बेटा, ठीक है ना, चुपचाप से बेटा। धूप में तो बेटा बोलने वाली बात होती है कि पापा मैं धूप में जाके पढ़ रहा हूँ, छत पे जाके बेटा लेटे पड़े होते हैं। हाँ पापा आज तो मैं धूप धूप में पढ़ूंगा, पापा मैं छत पे जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, किताबें उठाई कॉपियां उठाई, जो धूप और जो नींद आती है बेटा, जहर जहर होता है वो, जहर जो तुम सोए उस धूप में बेटा, आहा आहा, है ना। चलिए बेटा, सर्दी हो या गर्मी बेटा लिखा करो भाई, आलस नहीं करने का बेटा, बिल्कुल आलस नहीं करने का। लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है बेटा, ऐसे नहीं करना है ना। देखो अब टेम्परेचर और पीएच, अब पढ़ाई करो। देखो कोई भी एंजाइम जो होता है बेस्ट फंक्शन करता है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच। जैसे कि हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो देखो ग्राफ बनाते हैं। एक तो मैंने ये जो उल्टा ग्राफ बनाने का प्रण ले लिया है ना, फिर उसको सीधा करती रहूंगी 10 घंटे तक। हाँ so this is the temperature, this is the अरे उल्टा कर दिया ना मैंने, देखा बेटा। देखो पहले तो ग्राफ बनाते हैं, एक ऐसा ग्राफ तुम्हें दिखेगा, एंजाइम एक्टिविटी सही सही है, दिस इज द टेम्परेचर, एंड इसी साइड पे आप पीएच का भी ले सकते हो, बट मैं पीएच का ना दूसरा ही ग्राफ दिखा दूंगी। दिस इज द टेम्परेचर। यहाँ बेटा एक बार एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में बताओ यहाँ पे क्या दिया है, एंजाइम एक्टिविटी दी है या दिया हुआ है रिएक्शन वेलोसिटी, एंजाइम एक्टिविटी दी है ना, रिएक्शन वेलोसिटी तो नहीं दी होगी, तभी विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आपको हाईएस्ट एक्टिविटी यहां दिखती है। एंजाइम एक्टिविटी दी हुई ना, एक बार बता दो बेटा मुझे। देखो टेम्परेचर और पीएच का ग्राफ एक ही जैसा बनता है, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की जगह पीएच ले लूं तो उसका भी ग्राफ बेटा एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। टेम्परेचर वाले में एक दो पॉइंट समझने वाले हैं। देखो ये बात तो बहुत कॉमन है कि यार कोई भी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना बेटा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच पे आपको हाईएस्ट एक्टिविटी दिखती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ई है ना, ई ए का मतलब होता है एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है ना, ई ए का मतलब ही एंजाइम एक्टिविटी। देखो चाहे कोई भी एंजाइम हो, वो बेस्ट फंक्शन करता है इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है बेटा वो काम करते हैं 37 पे। जब तुम्हें फीवर हो जाता है बेटा, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है ना, तो बड़ा सारी एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर बदल गया। तो हम कहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखती है, मान लो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसीलिए एक्स और वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक्स पे मैंने टेम्परेचर लिया है, आगे जब मैं पीएच पढ़ाऊंगी तो मैं एक्स पे पीएच भी लूंगी, और यहां हो गया एंजाइम एक्टिविटी। मैंने कहा कि यार देखो तुम्हें ना इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो ये टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारी बॉडी के लिए 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसमें तुम्हें एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी दिखी, इस पे तुम्हें एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी दिखी, और ऐसे ही पीएच के लिए बोलोगे कि इस पीएच पर तुम्हें एंजाइम की हाईएस्ट एक्टिविटी दिखी, इसे बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच, जहां आपको मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी दिखती है। सो द टेम्परेचर एट विच the temperature at which enzyme shows highest activity, इसमें pH डाल दोगे तो वो ऑप्टिमम pH हो जाएगा। हाईएस्ट एक्टिविटी इज नोन एज
इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो पीएच में तो ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन और ज्यादा है नहीं, लेकिन टेम्परेचर के लिए एक दो बातें आपको याद रखनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो जैसे कि हमारी बॉडी के लिए हमने कहा कि हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एंजाइम की बेस्ट एक्टिविटी हमें 37 डिग्री सेल्सियस में देखने को मिलती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब देखो सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा एंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड दिया हुआ है। एनसीईआरटी कहती है एनसीईआरटी कहती है कि पहले तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करना। एनसीईआरटी कहती है with every 10 degree Celsius rise in temperature, with every 10 degree Celsius rise in temperature, rise in temperature, rise in temperature, enzyme activity either doubles or reduces by half, either doubles or reduces by half। क्या समझे? हर 10 डिग्री, इसको एक बारी समझाने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है? हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर राइज करें तो या तो रिएक्शन रेट डबल होगी या तो रिएक्शन रेट हाफ होगी। बेटा ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? वेरी गुड मयंक, वेरी गुड मयंक, मैं लिख भी रही हूं माही, वेरी गुड। आंसर बताओ, मयंक का आंसर आया अभी तक तो बस। वेरी 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 गुड, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गिनी वेरी गुड, हिमांशु वेरी गुड, यश वेरी गुड, देव वेरी गुड। अब नहीं कोई आंसर दे रहा है, अब बातें करना है बस। इस तरीके का ग्राफ जो तुम्हें दिखा ना बेटा, ये इसलिए दिखता है क्योंकि विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस जब तुम देखो, ये कहीं पे 0 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 30 है ना, कहीं पे 20 है, कहीं पे 30। अरे यार, कहीं पे 40 है ना। तो हम कहते हैं कि हर 10 डिग्री सेल्सियस तुम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, जब तक तो तुम 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री बढ़ा रहे थे, जब तक कि ऑप्टिमम तक ना पहुंच जाओ तब तक तो रिएक्शन रेट बढ़ रही है ना। ये देखो 10 डिग्री बढ़ाया, रिएक्शन बढ़ा, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी 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 बढ़ी, फिर मैक्सिमम हो गई। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो तुम्हें हाईएस्ट एक्टिविटी दिख गई। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर था जिसपे तुम्हें हाईएस्ट एक्टिविटी दिख गई। अब तुम अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाओगे फिर तो बेटा रिएक्शन रेट हाफ 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 होती जाएगी। समझ गए? यस एवरीवन, वेरी गुड नयन। हाँ बहुत सारे बच्चे अब आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम कह रहे हैं रिड्यूसेस बाय हाफ। क्यों रिड्यूसेस बाय हाफ? आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर, after optimum temperature reduces by half, after optimum temperature बेटा reduces by half, लेकिन डबल कब हो रही है? टुवर्ड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर। किसी को इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत? जब तक आप टुवर्ड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर जा रहे हो ना बेटा, तब तक तो रिएक्शन रेट डबल हो रही है, लेकिन एक बार ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच गए तो आपको हाईएस्ट एक्टिविटी दिख जाएगी। लेकिन अब उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट हाफ हो जाएगी। बताइए यस, बताइए। पीएच के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। पीएच में सिंपली एक ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन लिखेंगे, सेम ऐसा कॉपी पेस्ट ग्राफ बनाएंगे, बस एक्स एक्सिस पे जो हमने बेटा टेम्परेचर लिया हुआ है ना उसकी जगह पीएच ले लेंगे, दैट्स इट। फिर अभी जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तनिष्का ऑप्टिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड जाएगी तो मैक्सिमम एक्टिविटी ऑप्टिमम पे दिख गई। अब उसके बाद 10 डिग्री बढ़ा रही है तो वो रिड्यूस होती जाती है और रेशियो क्या होता है? बाई हाफ रिड्यूस होती है। डन 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 डन।
हाँ मैम पहले ही बता दिया, बिल्कुल बेटा वो तो पहले ही बता चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक बार ही लिखना है। ऑल क्लियर एवरीवन? ओके आयुष, ओके देव, एवरीबडी, आद्रिका लिख चुके हो? अब बेटा सेकेंड फैक्टर पढ़ते हैं, पीएच पढ़ चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक बार ही लिख लेते हैं। तो आपने फिर से वही सेम ग्राफ, दिस इज पीएच, दिस इज एंजाइम एक्टिविटी यानी कि ईए, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द हाईएस्ट एक्टिविटी जो तुम्हें इस एक सर्टेन पीएच पे मिलती है, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच इज at which ऊपर जा रहा है ना, at which enzyme shows highest एक्टिविटी। डन कर लो, डन कर लो बेटा फटाफट से। थर्ड फैक्टर होगा बेटा द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। कैसे? सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन भी, उसका अमाउंट भी एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। चलो डन एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, थर्ड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, थर्ड इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें एक दो कंसेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री में इसको बाद में पढ़ोगे डिटेल में। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। चलो इसके लिए भी ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी काफी सारी। अरे यार थोड़ा टेढ़ा बन गया बट कोई नहीं। तो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं बेटा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे हमने लिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे हमने लिया रिएक्शन वेलोसिटी। अब बेटा समझो इस चीज को, मान लो कोई भी एंजाइम है, मैं यहां बनाना है, सारा कुछ बनाना है। मान लो ये कोई भी एंजाइम है, ये मैंने एंजाइम की एक्टिव साइट्स को दिखाया हुआ है इस तरीके से। मान लो ये एक एंजाइम है, इसके पास 4 एक्टिव साइट्स हैं। समझो इस बात को ध्यान से, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगी, जैसे एक सबस्ट्रेट डाला तो वो यहां जाके बाइंड कर गया, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बेटा? यस, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी मैम। फिर मैंने मैम एक और सबस्ट्रेट ऐड किया, क्या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैम बिल्कुल बढ़ेगी बेटा। फिर मैंने एक और सबस्ट्रेट ऐड किया, क्या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बेटा? बिल्कुल बढ़ेगी। फिर मैंने एक और सबस्ट्रेट ऐड किया, क्या एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस। जब तक एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड नहीं होती, रिएक्शन रेट बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बट वंस बेटा द एंजाइम इज सैचुरेटेड, उसके बियॉन्ड आप जितना मर्जी सबस्ट्रेट ऐड कर दो, उसके बाद रिएक्शन वेलोसिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, यानी कि एक रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ी, बट एक टाइम पे आने के बाद ना बेटा मुझे क्या मिल गई? रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके बियॉन्ड में चाहे जितना भी सबस्ट्रेट ऐड करूं,
मेरी रिएक्शन वेलोसिटी इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। इसे रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी कहा जाता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है V मैक्स से। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? V मैक्स से, समझे? यस, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? V मैक्स से। तो मैं कहती हूं क्या कि एज वी इंक्रीज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, reaction velocity increases, but at certain point Vmax or maximum velocity is achieved। ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां। अब समझो इस चीज को बेटा। मान लो रिएक्शन की वेलोसिटी एक सर्टेन पॉइंट पर है। रिएक्शन की वेलोसिटी मान लो एक सर्टेन पॉइंट पे, मान लो ये 100 पे रिएक्शन की, मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूं कि ये वैल्यू 100 है। अगर यहाँ पे मैं 100 पे वी मैक्स को प्लॉट कर सकती हूँ ग्राफ में, तो कहीं पे ग्राफ में बेटा क्या मैं हाइपोथेटिकली वी मैक्स बाई 2 भी प्लॉट कर सकती हूँ? बताओ हाँ या नहीं। अगर मान लो 100 पे वी मैक्स है, तो मैं कहीं पे 50 पे वी मैक्स बाई 2 प्लॉट कर सकती हूँ ग्राफ में, उसके कंपैरिजन में। बताओ हाँ या ना। रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी मैं खुद से बेटा ग्राफ में प्लॉट कर सकती हूँ देख के, हाँ या ना। अगर मुझे वी मैक्स पता हो, कर सकती हूँ बेटा? कर सकती हूँ बेटा? कर सकती हूँ क्या बेटा? यस। अगर मैं इसी V max बाई 2 को ग्राफ में प्लॉट करती हूं और फिर देखो बेटा, आपको रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मिली होगी कि नहीं। जैसे आप इस चीज को समझो कि तुम पढ़ाई करने बैठे, तुमने 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, 4 घंटे पढ़ते ही तुम्हें मैक्सिमम सैचुरेशन आ गया, तुमको मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई। 4 घंटे तुम्हारे लिए वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे तुम्हें हाईएस्ट वेलोसिटी मिली, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिली होगी, तो कुछ तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे तुम्हें ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिली होगी ना बेटा। लेकिन मुझे उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है। अब समझो, मैं कह रही हूं मुझे अगर Vmax पता है ग्राफ में कहीं पे, तो मैं कहीं पे ग्राफ में Vmax बाई 2 भी प्लॉट कर सकती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाद में मौत आएगी, ध्यान से सुनो। जब मैं Vmax बाई 2 प्लॉट करती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि यार अगर रिएक्शन की वेलोसिटी की जो हाफ वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी, अगर मैं इसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करती हूँ, ये देखने के लिए कि ये वाली वेलोसिटी मुझे कितने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मिली होगी। क्या समझे? जैसे V मैक्स तुम्हें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मिला होगा, वैसे ही बेटा आपको रिएक्शन की हाफ वेलोसिटी भी तो कोई एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मिली होगी ना बेटा। हाफ वेलोसिटी भी तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मिली होगी। जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हें बेटा रिएक्शन की हाफ वेलोसिटी मिलती है, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है Km वैल्यू। समझो इस चीज को। हम कहते हैं, अब इस चीज को लिखो, फिर क्वेश्चंस पूछूंगी। दिस इज Km। थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि ना नीचे चीजें कुछ कुछ लिखनी है। Km या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या लिखोगे इसके बारे में? द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, the substrate concentration at which V max by 2 is achieved is Km। ट्रू या फॉल्स बताना एक चीज, ट्रू या फॉल्स बताना मुझे एक चीज। अगर मैं तुमसे ये कहूं Km इज इक्वल टू V max by 2, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Km इज इक्वल टू V max by 2, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बताओ।
Km is equal to Vmax by 2. Is it true or is it false? और मैं सारे आंसर्स देख पा रही हूं तुम्हारे यहां से। जितने लोगों ने ट्रू बोला है ना बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जितने लोगों ने ट्रू बोला है, अब फॉल्स मत करना, ठीक है ना। सबने गलत बताया और तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े मूर्ख हो, इतने बड़े सपोले हो। आंसर तुम्हारे सामने था, फिर भी तुमने गलत आंसर दिया, फिर भी तुमने गलत आंसर दिया, ठीक है ना। मैंने Km वैल्यू डायरेक्टली प्लॉट करके दिखाई हुई है कि Km जो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। और मैंने तुमसे अभी पूछा कि क्या बेटा Km बराबर Vmax by 2 होता है, तो तुमने कह दिया हाँ, तुमने कह दिया हाँ। और मैंने ग्राफ में दिखाया हुआ है कि मैंने Km को वेलोसिटी में प्लॉट नहीं किया है, मैंने Km को कहां प्लॉट किया हुआ है, Km को मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे प्लॉट किया हुआ है। अब बैठ जाओ, नहीं तो कहेंगे मैम बैठ जाएं, अब बैठ जाओ नालायकों। मैंने Km को कहां प्लॉट किया हुआ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे। और मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया Km द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच Vmax by 2 इज अचीव्ड। नालायकों, Km बराबर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, Km वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को कहा जाता है जिस पर वेलोसिटी आपके रिएक्शन की हाफ हो अचीव हो जाती है Vmax के। Vmax by 2 की हाफ वेलोसिटी अचीव होती है, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है Km वैल्यू। नालायकों, अब समझे कि नहीं। अगर मेरे को मान लो 100 सबस्ट्रेट यूज करके मुझे रिएक्शन में 100 वेलोसिटी मिल रही थी, तो मुझे मान लो रिएक्शन की मैक्सिमम जो 100 वेलोसिटी थी उसकी हाफ वेलोसिटी 50 भी तो कुछ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके मिली होगी ना। मान लो मुझे 40 सबस्ट्रेट को यूज करके वो 50 वेलोसिटी मिली, तो वो 40 सबस्ट्रेट जो मेरे को यूज हुए थे ना, वही Km वैल्यू होती है रिएक्शन की, कि मैंने कितने सबस्ट्रेट को यूज किया ताकि मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम के हाफ वेलोसिटी अचीव हो जाए। समझे कि नहीं, समझ गए। अब इजी, बैठ गए मैम, बैठ जाओ। वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है Km, जब सबस्ट्रेट पे प्लॉट किया हुआ है तो सबस्ट्रेट ही तो होगा ना। Km रिप्रेजेंट्स माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। Km की क्या इंपॉर्टेंस होती है, Km से तुम्हें एक अच्छे और कम अच्छे एंजाइम के बारे में पता चलता है, एक ज्यादा एफिशिएंट और एक कम एफिशिएंट एंजाइम के बारे में पता चलता है। मान लो ऐसा दिया हुआ है कि Km किसी एंजाइम की Km जो है, Km ऑफ एंजाइम नंबर 1 इज मोर एंड Km ऑफ एंजाइम नंबर 2 इज लेस, तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा अच्छा एंजाइम है जिसकी Km वैल्यू ज्यादा है या Km वैल्यू कम है। एक एंजाइम की Km वैल्यू मान लो ज्यादा, एक एंजाइम की Km वैल्यू मान लो कम। ऐसे एंजाइम नंबर 1 की Km वैल्यू मैंने ज्यादा लिखी हुई है और एंजाइम नंबर 2 की Km वैल्यू मैंने कम लिखी हुई है, कौन अच्छा एंजाइम होगा। अब मैम ने कहा है Km बराबर सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट जिस पे मुझे वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी तक मैं पहुंच जाऊं, जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। जिसकी Km वैल्यू कम है उसने कम सबस्ट्रेट यूज किए, क्योंकि Km बराबर सबस्ट्रेट होता है। अगर Km कम है मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम यूज किया है Vmax by 2 पहुंचने के लिए। और Km ज्यादा है, Km बराबर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगर Km ज्यादा है मतलब कि ज्यादा सबस्ट्रेट को यूज किया आपने वही Vmax by 2 पहुंचने के लिए। तो अच्छा एंजाइम कौन, जिसने ज्यादा सबस्ट्रेट यूज करके Vmax by 2 पहुंचाया या कम सबस्ट्रेट यूज करके पहुंचाया, कम। बस यही क्वेश्चंस कुछ इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी Km वैल्यू कम है, इसका ये बेटर एंजाइम है, इट इज अ बेटर एंजाइम। क्यों ये बेटर एंजाइम है मैम, क्यों ये बेटर एंजाइम है मैम, क्योंकि हम कह सकते हैं Km लेस मींस डायरेक्टली आपको पता चल रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेस, यानी कि लेस सबस्ट्रेट यूज टू रीच Vmax by 2। जिसने कम सबस्ट्रेट में भी काम वही कर दिखाया, लेस सबस्ट्रेट यूज टू रीच Vmax by 2। जिसने कम सबस्ट्रेट यूज करके भी वही कमाल किया, Vmax by 2 तक पहुंचा दिया, वही ज्यादा अच्छा एंजाइम होगा। यानी कि Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एफिशिएंट एंजाइम ज्यादा वही होगा जिसकी Km कम होगी, ठीक है ना। यस
डन 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 एवरीबॉडी। श्रेया बेटा एब्सोल्युटली डन 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 एवरीबॉडी। किसी को कोई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में समस्या? लास्ट फैक्टर इनहिबिटर। इनहिबिटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को? पढ़ लेते हैं फटाफट से, लगातार 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए इनहिबिटर से। पहले तो इनहिबिटर्स को बहुत डिटेल में दिया होता था, मैं भी जब पहले पढ़ाती थी तो मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, फीडबैक इनहिबिशन, सारे इनहिबिशंस पढ़ाती थी। बट एनसीईआरटी ने रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस को ही एक्सप्लेन किया है, तो हम भी सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस चलिए चलिए करते हैं नंबर 4 फैक्टर दैट अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिटर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिएक्शन रेट स्लो करेगा इनहिबिटर, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर है किसी रिएक्शन में, एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स डिक्रीजेस द रिएक्शन वेलोसिटी। क्यों? अभी मैं बताती हूँ, देखो। और होते क्या है अभी मैं बताती हूँ। वैसे अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, बट हमें तो सिर्फ बात करनी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। तो होते क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव क्यों बोला जाता है, ये रिएक्शन वेलोसिटी को कैसे रोकते हैं, अब आप इस चीज को समझो, ठीक है ना? हमें तो केवल एक ही प्रकार का इनहिबिटर पढ़ना है, इसीलिए उसी का एग्जाम्पल लेके हम इनहिबिशन को समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कई इनहिबिटर्स होते हैं बेटा, इन्हें बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव, बट उसकी हमें डिस्कशन नहीं करनी है, हमें डिस्कशन करनी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो एक कार्टून डायग्राम से बेटा समझते हैं, क्योंकि ना कार्टून डायग्राम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि आप कार्टून्स हो। तो कार्टून इनहिबिटर्स ने कार्टून डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर हम बेटा एक्चुअल चीज जो उस एक्चुअल में कार्टून डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हारी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको रिलेट करती है। देखो सबसे पहले तो मैंने जो एक डायग्राम आपको ना इनहिबिशन के लिए समझाया था, एक काम करती हूँ, लेफ्ट साइड में मैं चीजों को लिख दूंगी और राइट साइड में ना मैं एक डायग्राम बनाती हूँ आपको समझाने के लिए। देखो देखो इधर, ये हमारा इनहिबिटर है बेटा, प्यारा प्यारा जग से न्यारा इनहिबिटर, सॉरी एंजाइम, नॉट इनहिबिटर। ये हमारा क्या है बेटा, एक एंजाइम है। जैसे हमने ई से पहले भी रिप्रेजेंट किया था, तो अब भी हमने ई से ही रिप्रेजेंट किया है मेरे प्यारे सपोलो। तो दिस इज आवर एंजाइम, ठीक है ना? देखो देखो सुनो, दिस इज एंजाइम, ठीक बेटा। एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए कौन बेसब्री से इंतजार कर रहा है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कह रहा है कि भैया अब तो मैं आपकी एक्टिव साइट से बाइंड करूंगी और आप मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, दिस इज योर सबस्ट्रेट। पर अगर इस दौरान मैं इस रिएक्शन में एक इनहिबिटर को रख दूं, जिसे मैं अभी फिलहाल क्या कह रही हूं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, आपको ये देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसे कॉम्पिटिटिव क्यों बोला बेटा, दिस इज इनहिबिटर। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, दिस इज इनहिबिटर। इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोला, रिएक्शन रेट डिक्रीज क्यों होती है, देखिए इसको ध्यान से। राइट साइड में ग्राफ बनाते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में, और उसी के नीचे लिख दूंगी चीजें। अच्छा ग्राफ तो एनसीईआरटी में है ही नहीं ना, ग्राफ तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो ग्राफ क्यों बना रहे हैं हम? अच्छा देखो, इसके भी ग्राफ भी होते हैं, केएम वैल्यू कैसे चेंज होती है, वीमैक्स कैसे चेंज होती है, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। देखो एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है। यार जब तक तो यार सिर्फ सबस्ट्रेट और एंजाइम थे तो मौज आ रही थी सबस्ट्रेट को, क्योंकि सबस्ट्रेट जाता था एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता था। लेकिन जब से इनहिबिटर आया है तो इसकी जिंदगी बेटा खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शक्ल कितनी ज्यादा मिलती है। शक्ल मिल रही है का क्या मतलब है, यहाँ शक्ल मिल रही है का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट भी ऐसा ही दिखता है कि वो एक्टिव साइट पे एंजाइम की बाइंड करे, और इनहिबिटर भी ऐसा ही है कि उसको भी बेटा कहाँ बाइंड करना है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे।
दोनों की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो सेम है बेटा, दोनों की बाइंडिंग साइट सेम है, इसीलिए तो दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। जैसे आप सब लोग आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सबकी भी बाइंडिंग साइट सेम है। आप सबको चाहिए जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, so you all are competitors of each other. I am not the competitor of you. I don't compete with you. You can compete with me, but I don't, बेटा। नहीं यार, तुम मेरे से भी compete नहीं करते हो, मतलब कि तुम्हारा मेरा competition नहीं है। मेरी बाइंडिंग साइट अलग है, तुम्हारी बाइंडिंग साइट अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग आपस में compete नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम सारे आपस में compete कर रहे हो, क्योंकि तुम सबकी बाइंडिंग साइट सेम है बेटा। And that is why you guys are competitive inhibitors of each other. मान लो बेटा एक ही सीटों की होती है और एक ही बंदा होता तो क्या बात थी बेटा, क्या बात थी, तुम्हें मिल जाती बेटा एक ही बंदा एक ही सीट, विन विन सिचुएशन है ना। बट ऐसा नहीं है बेटा, सीट्स तो कम है और बंदे ज्यादा हैं और आपस में कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टारगेट साइट सेम है। तो आप कंपटीशन वर्ड इसीलिए यूज करते हो यहाँ पे, बिकॉज इनहिबिटर्स एंड सबस्ट्रेट्स लुक वेरी वेरी सिमिलर and both will fight to bind with the active site of enzyme. और कई बार इनहिबिटर्स जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाते हैं, जिससे रिएक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होती है। पूरी कहानी और कॉन्सेप्ट ग्राफिकल वाला मैं नहीं बता रही हूं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं बेटा, कंपटीशन क्यों बोला, कंपटीशन इसीलिए बोला बिकॉज सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर लुक्स सिमिलर and both fights to bind with active site of enzyme. Hence reaction velocity may decline if inhibitors block the active sites. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इससे ना एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, जितनी बार आया हुआ है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि इस एग्जाम्पल से, तो इस एग्जाम्पल का ही डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छे से दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आता है मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ, सॉरी, मैलोनेट is a competitive inhibitor of, it is a competitive inhibitor of succinate. मैलोनेट इनहिबिटर है, सक्सीनेट सबस्ट्रेट है, फॉर एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम क्या है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एनसीईआरटी ने ना एक ही एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दूसरे एग्जाम्पल को तो थोड़ा सा बताया हुआ है, पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है बेटा कि मैलोनेट है और सक्सीनेट है, तो सक्सीनेट जो है सबस्ट्रेट होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का, पर मैलोनेट अगर आप रख दोगे तो मैलोनेट जो होता है एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसका होता है? सक्सीनेट का। और एंजाइम क्या है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक और एनसीईआरटी ने, एक और बेटा एनसीईआरटी ने चीज दी हुई है, और वो दिया हुआ है बेटा क्या, वो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का इस्तेमाल करते हैं हम, सल्फा ड्रग्स का। तो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट नाम मेंशन किया हुआ है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूंगी ताकि पेपर में आए तो तुम कंफ्यूज ना हो। बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है, ऐसे एनसीईआरटी कहती है। तो मैं यहाँ पे साइड में पहले तो लिखती हूँ, ये पहला एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन
competitive inhibition is used, competitive inhibition is used by using सल्फा ड्रग्स। तो एनसीईआरटी की लाइन भी आपको क्लियर हो जाएगी अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, पैथोजन को आप कंट्रोल करते हो सल्फा ड्रग्स का यूज करके, जहां कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इस बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, और आप चाहो तो लिख लो बेटा ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। ठीक है ना, तो बेटा बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है फॉलिक एसिड। ये बैक्टीरिया है, इसको अगर जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो इसको सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूं, फॉर सर्वाइवल इट रिक्वायर्स फॉलिक एसिड, इट रिक्वायर्स फॉलिक एसिड। ठीक है ना, लेकिन ये फॉलिक एसिड बनता कैसे है? तो एक सबस्ट्रेट होता है बेटा पाबा। अब देखो इतनी कहानी एनसीईआरटी में दी नहीं है। एक सबस्ट्रेट होता है मैम पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, बट आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। इसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है फॉलिक एसिड में, जिसको यूज करके ये ग्रोथ करती हैं और सरवाइव करती हैं। एक एंजाइम जो है ये इसी पाबा को यूज करके इसे फॉलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसको यूटिलाइज जब वो बैक्टीरिया करेगी तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ इसका हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? एंजाइम का नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सबस्ट्रेट क्या है? पाबा। अब तुम इसी सबस्ट्रेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दे दो। इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर ले आओगे, जो कि क्या होता है? सल्फा ड्रग्स। मेरा गला बहुत दुख रहा है यार। सल्फा ड्रग्स जो होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं बेटा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। तो जब आप इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को डालोगे तो ये जाके बेटा एंजाइम से बाइंड कर जाएंगे। अगर ये एंजाइम से बाइंड कर जाएंगे तो बेटा पाबा जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, फॉलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बेटा बैक्टीरिया यूटिलाइज नहीं करेगी, तो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी। डन 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 एवरीबॉडी? यस। एनसीईआरटी से इसको रीड करें। एनसीईआरटी से इसको एक बार रीड करें। अदरक वाली चाय बेटा पियेंगे, क्लास के बाद तो बिल्कुल पियेंगे। यार थोड़ा ठंडा कर दे, ठंडा कर दे। कोई दुख दर्द समस्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोला? क्योंकि आपस में कंपीट करते हैं। कोई भी बंदे आपस में कंपीट कब कर रहे होते हैं? जब उनको लगता है कि हमारे जीवन का टारगेट सेम है, तो आप उसको अपना कंपटीशन मान रहे हो। सबस्ट्रेट एक होता है और एक इनहिबिटर होता है। दोनों की बाइंडिंग साइट से एंजाइम की एक्टिव साइट, दोनों फाइट करते हैं टू बाइंड विद द एक्टिव साइट, इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। जिस इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में रिएक्शन वेलोसिटी डिक्लाइन करती है। एग्जांपल है जैसे मैलोनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है सक्सिनेट का। एंजाइम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वैसे ही बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज करते हैं, जहां आप एक इनहिबिटर सल्फा ड्रग्स का यूज करते हैं। एज पर एनसीईआरटी आप डेटा इतना याद रख लो, ठीक है ना? यस। अब पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं यहां तक की। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में पहले मैं यहां तक की आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, ठीक है ना? देखो पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हैं आपको। देखो क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर एंड पीएच। क्या दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी ने कि एंजाइम्स जनरली फंक्शंस इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। एक नैरो रेंज होता है, बहुत वाइड रेंज में वो काम नहीं करती हैं। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ पर्टिकुलर पीएच, जिसे बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। कोई भी एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच पर काम करती है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बिलो ऑप्टिमम
and above optimum values. बोला हुआ है activity declines both below and above optimum value. Low temperature preserves the enzyme temporarily inactive state. हमने लिखा हुआ है ये properties of enzymes में. And high temperature destroys the enzyme activity because the proteins get denatured by heat. Structure खराब हो जाएगा. ठीक है बेटा. अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करता है बेटा. विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी राइजेस फर्स्ट. The reaction ultimately reaches maximum velocity, which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate. बोला कि पहले तो बेटा with increase in substrate concentration reaction velocity increases. इंक्रीज करके बेटा पहुंचेगी एक मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी Vmax तक, और उसके बाद फर्दर आप बेटा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा. फिर बोला दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट. बोला कि एंजाइम कम होते हैं, सबस्ट्रेट ज्यादा होते हैं, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करते जाते हैं सारे एंजाइम्स यूज हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड तो रिएक्शन वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी मैम. The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of a specific chemical that bind to the enzyme. When the binding of this chemical shuts off the enzyme activity, this is called as inhibition and the chemical is called as inhibitor. बोला कुछ chemicals ऐसे भी होते हैं जिनकी presence या जब वो bind करते हैं तो वो enzyme की activity को shut off कर सकते हैं, ऐसे substances को बोला जाता है inhibitors. When an inhibitor closely resembles a substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. बोला कि ऐसे कोई भी बेटा inhibitor जिनकी शक्ल molecular structure substrate से मिलती जुलती है तो इसे बोला जाता है competitive inhibitor. Due to the close structural similarity with the substrate, inhibitor compete with the substrate for the substrate binding site of enzyme. इतनी close resemblance होने की वजह से जो inhibitor होता है वो substrate binding site यानी कि active site पर bind करने के लिए fight करता है. Consequently, the substrate cannot bind and as a result, the enzyme action declines. Example, inhibition of succinate dehydrogenase by malonate, which closely resembles the substrate succinate in its structure. एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूं. सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोलिंग ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं. किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या बेटा, किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या यहां तक? अब एंजाइम में बेटा कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं पहले मैं आपको ये बता देती हूं, ठीक है ना. आर यू ऑल बेटा, आर यू ऑल क्लियर विद द टॉपिक्स जो अभी पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना. तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा बेटा एक तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, और एक हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. अब क्या बचा हुआ है बेटा इसमें बचे हुए डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम एंड कोफैक्टर्स. सारा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है. यही दो टॉपिक्स बचे हुए हैं और फिर बेटा हमें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम लास्ट क्लास में करेंगे. विद द कोफैक्टर्स वाला टॉपिक बच जाएगा. अभी कोफैक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन क्लासेस ऑफ एंजाइम ही हम कर पाएंगे. कोफैक्टर्स और बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस दैट विल बी आवर लास्ट सेशन ऑफ द अर्जुनाज. ईयर का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, अर्जुनाज का बोल सकती हूँ, है ना. तो हम लिखते हैं क्लासेस ऑफ एंजाइम, क्लासेस ऑफ एंजाइम. हर एक एंजाइम को बेटा डिवाइड किया गया है इनटू 6 क्लासेस. एंजाइम आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 क्लास. 6 क्लासेस होती है एंजाइम की और हर एक क्लास को डिवाइड किया जाता है फर्दर सब क्लासेस में, ठीक है ना. हर एक क्लास को बेटा, एक बच्चा कह रहे केमिकल रिएक्शन. अरे भाई केमिकल रिएक्शन तो पढ़ सकती है ना मैडम. केमिकल रिएक्शन टॉपिक भी है भाई, उसमें बेसिक्स दिए हुए हैं, पढ़ ले कुछ तो भाई एनसीईआरटी से खुद भी. उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ नहीं दिया हुआ उसमें उससे ज्यादा, ठीक है बेटा जी. तो क्लासेस ऑफ एंजाइम में हम कह रहे हैं हर एक एंजाइम को आप 6 क्लासेस में डिवाइड करते हो और हर एक जो क्लास होती है ना बेटा उसे फर्दर सब क्लास में डिवाइड किया जाता है. ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 to 13 सब क्लासेस. आपको सब क्लासेस नहीं पढ़नी है, आपको क्लासेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना बेटा. अच्छा, रिवीजन वाला मैं जो लक्ष्य में दे रही हूँ वो मैं तुम्हें दे दूंगी. एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना फिर उनके रिवीजन लेक्चर्स तुम्हारे में भेज दिए जाएंगे. अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है ना. देखो तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, क्लासेस ऑफ एंजाइम में ईच एंजाइम इज
each enzyme is divided into 6 classes. Each enzyme is divided into 6 classes and each class is further divided into ओहो एक्सक्यूज मी, लाइव रिवीजन। भाई उनको जो सेशन दे रही हूं ना, मेरी बात सुन लो। हेट करना है हेट कर लो भैया, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा सच्चाई तुमको बोलना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा शर्म करो बेटा, पढ़ाई लिखाई किया करो। तुम्हें रिवीजन मिल रहा है, ये तुम्हें ना बेटा थैंक यू बोलना चाहिए, हमें नहीं, पूरी टीम को, ठीक है ना। ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें बेटा रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी चाहिए और खुद से रिवीजन करना चाहिए था। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, वो तो हम लेक्चर को बेटा हमेशा रिवाइज कराते हैं, तो मैं वो सेम सेशन क्योंकि मैंने अभी अभी कराए वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मेरा तो मन ये होता है कि बेटा तुम ना बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हो, इतनी लेथार्जिक हो जाते हो कि खुद से कुछ करना ही नहीं चाहते हो। मुझे तो तुम्हें देने का ही मन नहीं है कि मैं तुम्हें वो रिकॉर्डेड सेशन दूं, क्योंकि मुझे पता है ना तुम आलस करोगे, तुम उस पर डिपेंडेंट होगे, तुम उसको अपना दिमाग फिर बेटा तुम खर्च ही नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वो तुम्हें दिया जा रहा है, चलो वो भी तुम बेटा करो कि तुम्हें मिल रहा है। क्या चाहते हो बेटा, खुद से भी कुछ तो किया करो। अब तुम्हारी डिमांड है लाइव 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 लाइव, बढ़े आए। लाइव के लिए 11वीं पास करके लक्ष्य में आना पड़ेगा, है ना। आगे की क्लासेस में बेटा तब तुम्हारे लाइव लेक्चर्स होंगे, तब लाइव लेक्चर अटेंड करना खूब बढ़िया से। पढ़ते लिखते नहीं है, ठीक है ना। लक्ष्य में जो रिविजन्स दिए हैं थोड़े बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, उसमें 2 घंटे के 2.5 घंटे के, ठीक है ना, 1 शॉट में पढ़ लेना। मैं तो ये कहूंगी कि खुद का बेटा रिवाइज किया करो, खुद से रिवीजन करते हो वो सबसे बढ़िया होता है। तुम किसी का भी लेक्चर देख लोगे ना बेटा टीचर का, तो टीचर तो पढ़ा के चला जाएगा, बट तुमने क्या पढ़ा बेटा, तूने क्या पढ़ा ये तो देख, ठीक है ना। तुम्हें पढ़ना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि तुम्हें पढ़ना है। मैं बार बार तुम्हें बोलती हूँ, बच्चे का सिलेक्शन, इस बार भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे लक्ष्यंस, मेरे बहुत सारे यकीनियंस बेटा सिलेक्ट होंगे, बट उनका क्रेडिट मैक्सिमम उन्हीं को जाता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी। आप उम्मीद के लेक्चर देख लो, आरंभ के देख लो, लक्ष्य के देख लो, अर्जुना के देख लो, यकीन के देख लो, देखने से क्या होता है बेटा, आपने खुद से मेहनत नहीं करी, खुद से रिवाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। दुनिया भर के जितने भी टीचर्स, जो जिसका भी लेक्चर देख लो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, समझ गए ना। यस चलो देखो, each enzyme is divided into 6 class and each class is further divided into 4 to 3 subclasses, सॉरी 4 to 13। हमें सब क्लासेस से मतलब नहीं है बेटा, हमें सब क्लासेस से मतलब नहीं है बेटा, ठीक है ना। हमें क्लासेस से मतलब है और क्लासेस की प्रॉपर्टी हमें सीक्वेंस में पता होनी चाहिए, ठीक है। अरे बेटा टीचर्स तो सारे ओपी होते हैं भाई, ठीक है ना। तुम क्या सोच रहे हो बेटा, तुम ऐसे लिखोगे तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, टीचर्स सारे ओपी होते हैं। तुम गधे होते हो भाई जो ये लिख रहे होते हो, ठीक है ना। टीचर्स तो सच में ओपी है भाई, गधा कौन है तू, क्योंकि तेरा काम है ये लिखना। तू क्या कर रहा है बैठ के, कुछ नहीं। तू क्या करेगा आगे, कुछ नहीं, तू यही करेगा बेटा जो तू कमेंट्स में कर रहा है, ठीक है ना। और मैं वो करूंगी जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं वो करूंगी जो बच्चा आके हमें कहता है ना जब रिजल्ट में कि मैम हमारा ऐसे सिलेक्शन हुआ, आपने ये बोला था, हमने ये किया और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। तो मैं वो करूंगी बेटा जिससे तुझे जीवन में फायदा हो, जिससे तू मुझे ओपी टोपी पोपी बोले ना बेटा, नहीं नहीं, समझ रहे हैं ना। टीचर्स तो सारे ओपी है भाई, गधा तो तू है, ठीक है। चलो अब तुम क्या चाहते हो, नहीं मैं ऐसे लिख देता हूं तो मैम जरूर इस चीज को, अरे नलायक पढ़ ले भाई, ठीक है ना। चलो दिमाग लगाओ बेटा। अब बेटा क्लासेस को याद रखने का एक तरीका होता है, क्लासेस को याद रखने का एक तरीका होता है ऑथलिल, ऑथलिल। ये 6 क्लासेस जो है ना बेटा, इसको सीक्वेंस में याद रखने के लिए ऑथलिल से बेटा तुम याद रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ सुनो अब, तो ओ स्टैंड्स फॉर, पढ़ो बेटा, मुझे पता है ये 2-4 नलायक हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है बेटा, पढ़ने वाला खूब अपना अपना प्यार से आराम से पढ़ रहा होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस,
T stands for transferases. सीक्वेंस में याद रखना है इसे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, हाइड्रोलेजेस। एल 2 है बेटा, पहला एल है लाइएज, I stands for isomerase, and last वाला बेटा L stands for ligase। ठीक है ना? आप पहले से सीक्वेंस में लिखो, नंबर 1 क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज, नंबर 2 ट्रांसफरेज, नंबर 3 हाइड्रोलेज, नंबर 4 लाइएज, नंबर 5 आइसोमरेज, नंबर 6 लाइगेज, ऑथलिल। ठीक है ना? और बेटा सारे पढ़ने वाले सिंसियर बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी मैं तुम्हें लक्ष्य वाले रिवीजन लेक्चर दूंगी ना बेटा, 1 शॉट इसी साल मैंने अभी रिकॉर्ड किए हैं, अभी उनको करके दे रही हूँ, सारे किए भी नहीं है मैंने, अभी 2-3 लेक्चर्स गए हैं उनमें अभी, वो रिवीजन वाले। बेटा तुझे अगर जरूरत नहीं है तो मत देखना बेटा, ऐसा मत सोचना कि तेरा कुछ छूट जाएगा अगर मैं वो लेक्चर नहीं देखूंगी। नहीं, तूने, तेरा अगर जूलॉजी में बैकलॉग नहीं है ना बेटा तो मत देखना, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा तूने पढ़ाई की है ना पूरे साल भर वैसे करना। फोमो में मन नहीं रहना है कि मेरे को रिवीजन लेक्चर दे रहे हैं मैम तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर तेरी प्रिपरेशन सही है, तेरा कोई बैकलॉग नहीं है, तुझे जरूरत नहीं है तो मत देखना। अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दो, उसको अच्छी तरीके से तैयार करो। फोमो में नहीं पढ़ना है, जरूरत है तो उन 1 शॉट लेक्चर्स को देखना, जरूरत नहीं है तो स्किप कर देना। ठीक है ना बेटा? ओनली जरूरत, जिस टॉपिक की, जिस चैप्टर की जरूरत तो करना, नहीं तो स्किप कर देना। तो सीक्वेंस में याद रखना है बेटा, ऑथलिल, O stands for oxidoreductases, T stands for transferase, H stands for hydrolase। अब 2 L है बेटा, एक L में है लाइएज और एक L में है लाइगेज। पहले तोड़ने वाला होता है, लाइएज का मतलब होता है टूटना, और लाइगेज, लाइगेटन क्या होता है, लाइगेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है ना? लाइगेशन का मतलब होता है जुड़ना, तो लाइगेट बाद में है, लाइएज पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड जुड़ेगा, तो लाइएज है पहला, फिर है आइसोमरेज, फिर है लाइगेज। इसको सीक्वेंस में याद रखना है कि फर्स्ट क्लास क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है। कैसे याद रखा है सीक्वेंस में? ऑथलिल। ठीक है ना? अब बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बेटा इसे हमें समझना है कि हर एक क्लास को ऐसा क्यों बोला, किसी को ऑक्सीडोरिडक्टेज क्यों बोला, किसी को आइसोमरेज क्यों बोला, किसी को ट्रांसफरेज क्यों बोला, तो 1 बाय 1 बेटा इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली जो क्लास आपको दिख रही है उसे कहा जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। इसके नाम में छुपा हुआ है कि इसे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस क्यों बोला जाता है। तो ऐसी कोई भी एंजाइम जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रही होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आपका कोई भी एंजाइम विद इन द सेम रिएक्शन कर रहा होता है बेटा, तो इसे बोला जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। ठीक है ना? ठीक है, देखो तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस में ये वो एंजाइम होते हैं, एंजाइम बिलोंगिंग टू दिस क्लास, एंजाइम बिलोंगिंग टू दिस क्लास, belonging to this class causes oxidation and reduction in the same reaction, एनसीईआरटी ने कैसे दिखाया हुआ है, एनसीईआरटी ने कैसे दिखाया हुआ है, क्योंकि उसी फॉर्म में वो क्वेश्चन को भी देगी बेटा। एनसीईआरटी ने ऐसे दिखाया हुआ है कि यार एक सबस्ट्रेट है जिसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूं, पहले ये ऑक्सीडाइज्ड था, और एक सबस्ट्रेट है जिसे मैं एस प्राइम से रिप्रेजेंट कर रही हूं, आर का मतलब वो रिड्यूस्ड था, ओ का मतलब ये वाला सबस्ट्रेट पहले ऑक्सीडाइज्ड था। ये रिएक्टेंट्स हैं आपके, बेसिकली ये रिएक्टेंट्स है, और ये जो आर है इसका मतलब ये एस प्राइम वाला रिड्यूस्ड था। लेकिन ऐसा कोई भी एंजाइम जो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस की कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर मैं ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम का इस्तेमाल करूंगी तो जो ऑक्सीडाइज्ड था वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्या समझे? यस एवरीवन, क्या समझे बेटा? यस,
ऐसे एंजाइम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करते हैं। जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है बेटा? इतनी केमिस्ट्री तो तुम्हें भी आती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऐसा ही कुछ पढ़ते हो। और ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन से भी बेटा पढ़ते हो। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन हटा वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें जाके हाइड्रोजन चिपक गया वो जाके रिड्यूस हो गया, ऐसा भी पढ़ते हो ना तुम। अपोजिट हो गया क्या? अपोजिट बोल दिया क्या मैंने? हाँ, क्या कर दिया मैंने यहां? ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या? क्या? अच्छा, जिससे इलेक्ट्रॉन हटा, जिससे इलेक्ट्रॉन हटा वो रिड्यूस हो गया, ये बोल रहे हो, है ना? गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई, हाइड्रोजन का ट्रांसफर समझ लो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? करेक्ट बोला तो काहे मेरे को उल्टा बोल रहे हो? नलायको, नहीं मैम सही बोला था। कौन सी? तो तुम मेरी केमिस्ट्री खराब कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के। एक तो मैं तो इतनी मुश्किल से बेटा इस स्टेज पे आके बेटा जूलॉजी पढ़ाते बेटा केमिस्ट्री याद रख रही हूं, और तुम मुझे गलत बता रहे हो। सही तो बोला था ना मैंने। हाँ, सही था। अब सुनो, तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। यहां ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन मेंशन करना जरूरी है, यानी कि बेटा जब आप हाइड्रोजन हटाते हो किसी से तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसपे जाके चिपका वो रिड्यूस हो गया। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन को भी आप इसी कैटेगरी में मानते हो, इसीलिए ऑक्सीडो रिडक्टेजेस को ट्रांसफरेजेस भी बोला जाता है, ठीक है ना? तो हम कहते हैं यहां पे कि ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ सकते हो, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते हो, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड हियर एंड हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेजेस। इसीलिए इन एंजाइम्स को डिहाइड्रोजिनेजेस भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस को क्या डिहाइड्रोजिनेजेस भी बोला जाता है, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि बेटा डिहाइड्रोजिनेजेस का मतलब बेटा हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन जहां से हटा वो ऑक्सीडाइज, जहां जाके जुड़ गया वो रिड्यूस। डन? इसीलिए ऑक्सीडो रिडक्टेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेजेस, ठीक? अब ऑथलिल में OT, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेज। ऐसी कोई भी एंजाइम जो किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर कर रही है, जैसे आप पढ़ोगे आगे बेटा, अभी तो नहीं है, 11th में नहीं है ना, 12th 11th में ही तो है। 11th में तो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल पढ़ते हो ना 11th में ही, तो तुमने पढ़ा होगा जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हो, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज करता है ये, तो हेक्सोकाइनेज इज अ ट्रांसफरेज, क्योंकि वो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, ग्लूकोज पे फॉस्फेट लगा रहा है, ठीक है ना? यस, समझ रहे हो? तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर टू कैटेगरी, दैट इज ट्रांसफरेज। जिसका नाम ही है ट्रांसफरेज, वो ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, सॉरी बेटा, अदर देन फिलिंग द ब्लैंक्स फॉलो फिल करना। हाँ, अभी नहीं पता मैम, अच्छा रेस्पिरेशन पढ़ा नहीं है क्या अभी? अदर देन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना बेटा, जैसे कि ये एक सबस्ट्रेट है और मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, मान लो इस सबस्ट्रेट पे ग्रुप लगा हुआ है, तुम किसी पे भी लगा सकते हो भाई, कोई कंपलसरी नहीं है, पर जब तुम ट्रांसफरेजेस का इस्तेमाल करते हो एंजाइम्स, तो ये ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। इस पर ग्रुप लगा दिया G और इसको हटा दिया। अदर देन हाइड्रोजन, वेरी गुड, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर तो बेटा फिर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हो जाएगा ना। अगर हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया फिर तो ट्रांसफरेज है ना।
तो अदर देन हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया हेक्सोकाइनेज, आपको और एग्जाम्पल नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको करना है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, ठीक है। ऑथ, थ के बाद एच आता है, एच का मतलब होता है हाइड्रोलेज। वैसे तो इसके नाम से भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ना हाइड्रोलेजेस और लाइएजेस जो इसका अगला है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो अभी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। हाइड्रोलाइजेस एंजाइम्स दैट catalyzes, enzyme that catalyzes breaking of bond with the use of water। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी कितनी बुद्धि चलती है। ब्रेकिंग ऑफ वाटर, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम अप्लाई करने में कितने बेटा इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं कि तुम ये एप्लीकेशन कर पाते हो या नहीं, जो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एनसीईआरटी ने ऐसा रिएक्शन नहीं दे रखा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आप मुझे ये बताइए कैसे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलेज होते हैं, इस डेफिनेशन से पढ़ के। जैसे कि माल्टेज, जैसे कि सुक्रेज, जैसे कि प्रोटीएज, जैसे कि न्यूक्लिएज, जैसे कि लाइपेज, एक्सेट्रा। आपको लिखने की जरूरत नहीं, एज लगा दिया मतलब एंजाइम। आप बताइए कैसे, आप बताइए कैसे, हाउ। नहीं युवराज बेटा, वाटर इज यूज्ड, ये तो है ही ना। ब्रेकिंग कैटलाइजेस ब्रेक, अरे यार ब्रेकिंग ऑफ वाटर क्या कर दिया मैंने, अरे यार ब्रेकिंग ऑफ वाटर नहीं, सॉरी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यूजिंग वाटर कर दिया। बंद नहीं करना मनीष, थोड़ा सा चला दे ये। अब ब्रेकिंग ऑफ वाटर नहीं था, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यूजिंग वाटर। अब बताओ HCl क्यों कर रहे हो भाई, HCl से तो कोई लेना देना नहीं है, HCl से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम ये पढ़ो और बताओ, एंजाइम दैट कैटलाइजेस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यूजिंग वाटर। अब बताओ कैसे, पता है। अब सुनो, तुमने कार्बोहाइड्रेट्स बनाना सीखा, तुमने प्रोटीन्स बनाना सीखा, तुमने लिपिड्स बनाना सीखा, न्यूक्लिक एसिड्स। जब आप खाते हो तो यही खाते हो ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यही सब तो खाते हो ना। अब जब तुमने अभी पढ़ा है कि प्रोटीन बनता है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। जब तुमने प्रोटीन्स बनाए तो तुमने अमीनो एसिड्स को जोड़ा था, अमीनो एसिड को जोड़ते वक्त ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, तो इसको बनाने के लिए पानी निकाला था ना, पानी माइनस किया था, पानी माइनस किया था, हाँ या ना में आंसर दो। तभी जाके एक प्रोटीन बना, तभी जाके कोई पॉलीसैकेराइड्स बने, तभी जाके लिपिड्स बनते हैं, जब वाटर लॉस होता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर आप जब ये सारी चीजें खाना खाते हो, तो आप इनको फिर तोड़ोगे ना। पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए भी पानी रिमूव हुआ था, ग्लाइकोसिडिक में भी पानी रिमूव हुआ था, एस्टर बॉन्ड में भी पानी रिमूव हुआ था। तो जब तुम्हारा डाइजेशन होता है, तो तुम्हारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्हीं को तो तोड़ते हैं ना, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब आपको अब इसे तोड़ना होगा, बनाने के लिए पानी निकाला था, तो बेटा जब इसे तोड़ना होगा तो पानी ऐड करना पड़ेगा। कितना इजी कंसेप्ट है, समझ गए? कितना इजी कंसेप्ट है ना। व्हेन यू आर मेकिंग दीज बॉन्ड्स, यू आर रिमूविंग द वाटर। तो जब आपको एक्चुअल में इसे तोड़ना होगा एंजाइम्स की मदद से, तो यू विल ऐड वाटर। इसीलिए सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेज, बिकॉज हाइड्रोलेज बॉन्ड तोड़ते हैं बाय एडिंग वाटर। अगला जो क्लास पढ़ोगे ना, लाइएज, लाइएज भी बॉन्ड तोड़ता है, लेकिन वो ग्रुप्स को तोड़ता है, सबस्ट्रेट में जो ग्रुप लगे होते हैं उनको तोड़ता है, पर ये कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करता, नो एडिशन ऑफ वाटर। तो कितना कंसेप्चुअल है ना ये, है ना, इट्स वंडरफुल। अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें तो बड़ी बड़ी मजेदार लगती हैं देखने में, है ना। चलिए नंबर 4 कैटेगरी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, लाइएज, ठीक है ना। लाइएज भी बॉन्ड तोड़ता है बट विदाउट एडिंग वाटर, ब्रेक्स bond of the groups associated with substrates without using water, associated with substrate
without using water and forms double bond, leaving double bond between substrate. Leaving double bond between substrates. डबल बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। देखो कैसे, इसका एनसीईआरटी ने ऐसे करके बेटा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, इनके साथ में मान लो ग्रुप्स अटैच्ड हैं बेटा, ये ए है, ये बी है। तो अब अगर आप लाइएज नाम का एंजाइम इस्तेमाल करोगे तो ये क्या करेगा ना बेटा, इन ग्रुप्स को तोड़ेगा जो अटैच्ड हैं आपके, जी भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो इनको तोड़ देगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया और आपके वाटर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। दिस इज लाइएज, दिस इज लाइएज। अब लास्ट के दो तो बहुत इजी है बेटा। आइसोमरेज वो एंजाइम्स होते हैं जो आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। जो ऐसा आइसोमर्स में कन्वर्जन करते हैं, इंटर कन्वर्जन, वो आइसोमरेज हो गए। और जिन्होंने बेटा बॉन्ड को बनाया, जैसे कि कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है वो लाइगेज हो गई। लाइगेशन का मतलब बॉन्ड बनाना, आइसोमरेज का मतलब एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, आइसोमरेज, दैट्स इट। ठीक है ना, दैट्स इट। डन 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 हो गया बेटा यहां तक, डन 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 डन। तो अगला नंबर 5, आइसोमरेज। एंजाइम्स that converts one isomer into another। उनके नाम में भी ना आइसोमरेज लगा होता है। ठीक है ना, आपको इसके एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा आइसोमरेज के एग्जाम्पल्स में आइसोमरेज लगा होता है, उनका नाम में ही आइसोमरेज होता है, जो आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। ठीक है ना, आज चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज ही कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपने बनाया, तो आइसोमरिक फॉर्म है। ठीक है ना, और लास्ट हो गया लाइगेज, नंबर 6। लाइगेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना, एंजाइम दैट मेक्स बॉन्ड, दैट मेक्स बॉन्ड। बेटा बॉन्ड बना रहा है, कैसा बॉन्ड बना रहा है, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, मैंने जो पिछली क्लास में कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना, उसके आंसर्स को डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत इजी थे, बट फिर भी एक बारी बेटा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है ना, आप लोगों के साथ, अगर आपने नोट कर लिया है, इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा इस वाले पार्ट की। ठीक है ना, यस। क्लासेस ऑफ एंजाइम को आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से रीड कर लेना। ठीक है ना, और मैं अभी क्या करूंगी बेटा, पहले आपको ये पढ़ाती हूँ, क्या बोलते हैं, उन क्वेश्चंस का एक बारी आंसर डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चंस का एक बारी आंसर डिस्कस कर लेती हूँ। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 डन। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन से, आई होप आप लोगों ने करे भी होंगे खुद से ट्राई। ठीक है ना, कर लें एक बारी।
चलो देखो, क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन दिया था बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड बेटा होती है उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट मुझे किसी भी डायग्राम में नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई दिया था मैंने ए और बी, 6 अमाइनो प्यूरिन इज एडेनिन एंड बेटा ये दिख रहा है आपको एक पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन इज बेटा यूरासिल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज एडेनिन, दिस इज बेटा यूरासिल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था मैंने आपको, ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड बाई, मैंने आपसे कहा था ग्लिसरॉल हमेशा एक ही होता है बेटा, ग्लिसरॉल हमेशा एक होता है, फैटी एसिड चेंज होते हैं। अगर आप देखोगे कि एक सिंगल ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड है तो वो ट्राइग्लिसराइड है। एक ग्लिसरॉल एस्टिडिफाइड विद 3 फैटी एसिड, दिस इज बेटा ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कार्बन आटम्स एराकीडोनिक एसिड 20 कार्बन एंड पामिटिक एसिड रिस्पेक्टिवली हैव, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले 20 आएगा फिर आएगा बेटा 16। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एलेनिन हैज मिथाइल ग्रुप एज आर ग्रुप। ग्लिसरॉल सिंपलेस्ट फैटी एसिड होता है तो ग्लिसरॉल के पास होते हैं बेटा, ग्लिसरॉल क्यों बोल रही हूं मैं, फैटी एसिड क्यों बोल रही हूं मैं, अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, उसमें होता है हाइड्रोजन। एलेनिन उससे एक लेवल ऊपर होता है, उसमें होता है डेफिनेटली मिथाइल। द आर ग्रुप इन एन अमीनो एसिड कैन बी हाइड्रोजन, यस ग्लाइसिन, can be a methyl group, yes alanine, can be a hydroxy containing, hydroxy methyl, absolutely। दोनों चीजें एकदम करेक्ट है बेटा, कोई भी ग्रुप हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, बेटा क्या कह रही है स्टेटमेंट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, ट्रू। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूजफुल होती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लेकिन जिनके बॉडी के अंदर बनती है उनके बॉडी के अंदर बेटा उनका नोन फंक्शन नहीं होता। Secondary metabolites include essential molecules that play a direct role in metabolic process, नहीं, उनका डायरेक्ट रोल नहीं पता होता बेटा। assertion is true but the reason is false। option 1 is the correct answer। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड एसेंशियल मॉलिक्यूल्स दैट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, नो नॉट एट ऑल। आई होप आप लोगों ने बेटा ये अटेम्प्ट किया होगा। बेटा मेरा आज ना सच्ची में गला दर्द कर रहा है, बट मैं आप लोगों को फिर भी 2 लाइन सुना देती हूँ क्योंकि अब हमारी एक ही क्लास बची हुई है, ठीक है ना। फिर अगली क्लास में हम आपको एक अच्छे से लंबा गाना सुना देंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए होंगे। और बेटा अगली ही क्लास में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ आपको टिप्स देते हुए जरूर जाएंगे बेटा, ठीक है ना। और आप अपनी पढ़ाई कीजिए बेटा, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। आपकी क्लास में भी बच्चा, आपको लगता है बेटा जेन्युइनली आप सोच के देखो कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी 15-16 साल की एज का है, अगर वो ये सब बेटा बातें बकवास कर रहा है तो तुम्हें लगता है बेटा उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। जिसकी बातों को बेटा उसके माँ बाप भी डिस्कार्ड कर देते हैं तो उसकी बातों की क्या इंपॉर्टेंस है ना। और मैं कोई इम्पैक्ट नहीं होती हूँ बेटा, क्या करूंगी भाई, कितने लोगों की बातों से इम्पैक्ट हो जाऊंगी, है ना। तो मैं तो वही करूंगी बेटा जो आपके बेनिफिट के लिए है। आप चाहे मुझे ओपी बोलें और चाहे मुझे बेटा शोपी बोलें, ठीक है ना जो भी बोलें, तो मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, ना कि आपसे बेटा ये सब बातें सुनना। नहीं, मेरे को चाहिए कि आप अल्टीमेटली एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओ। तो वो सारे एफर्ट्स अपन को मिलके करने हैं बेटा। ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई पे फोकस करेंगे और आपको इन बातों को सबसे ज्यादा इग्नोर करना है। देखो आपको वही चीज करनी है जो आपके लिए वर्क करती है। आपको बेटा भेड़ चाल में नहीं चलना है, जो सब कर रहे हैं बेटा वही करूंगा तो होगा, नहीं बेटा आप वही कीजिए जो आपके लिए वर्क करता है, ठीक है ना। ताकि आप एक सही डायरेक्शन में काम कर पाए और आपने पूरे साल भर अगर जो चीज की है उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसी चीज को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस मैं कर सकती हूँ ताकि बेटर इंप्रूवमेंट हो तो वो चीजें कीजिए, ठीक है ना। यस चलिए
अब मैं आपको 2 लाइन, क्या तू गाना सजेस्ट कर रहा है, बता ना। सुना रही, मेरा गला दर्द कर रहा है एक्चुअली, तो मैंने कहा कि मैं 2 लाइन, मैंने कह रहा है कल शायरी सुनाएंगे मैम, पिटाई कर देंगे बच्चे। हाँ, तो मैं 2 लाइन सुना देती हूँ, फिर लास्ट क्लास में बेटा हम लंबी क्लास ले लेंगे, जो भी मतलब लंबा गाना सुना देंगे, लंबी क्लास तो अभी भी हो गई है। चलिए। तू है आसमां में, तेरी ये ज़मीं है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है, तू ही दिल है, तू ही जान भी है, तू खुशी है, आसरा भी है, तेरी चाहत, गला देख रहे हो, जिंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है, क्यों हंस रहा है तू, तू अपनी मोहब्बत और आशिकियों को थोड़ा कम याद कर मनीष, ठीक है ना, मनीष को अपनी आशिकी याद आ जाती है, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक